हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं रितेश कुमार, डायरेक्टर व्योम क्लासेस। चलिए, आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं। नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसा कि हम और आप जान रहे हैं कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है डाइपोल। डाई मतलब क्या? टू। पोल मतलब हिंदी में बात करें तो ध्रुव। मतलब दो अलग अलग नेचर की चीजें होंगी जो आपस में अगल बगल होंगी। यहां पर चूंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें हम बात करेंगे चार्जेस की। यहां पर दो चार्जेस होंगे, स्पेशली पॉइंट चार्जेस होंगे जो आपस में जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा मगर उनका नेचर जो होगा सो अलग अलग होगा। यानी आप कह सकते हैं कि 2 पॉइंट चार्जेस अगर आपस में सेपरेटेड होंगे सर्टेन डिस्टेंस से तो उस कॉम्बिनेशन को हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। डे टू डे लाइफ में हम लोगों ने काफी सारे इलेक्ट्रिक डाइपोल्स को देखा है, यूज किया है। सबसे आसान जो हम लोग पर डे इस्तेमाल करते हैं वो है हमारा पानी, वाटर, H2O। ये अपने आप में क्या है? एक डाइपोल है। उसी प्रकार से CO2, NH3, CH4, इस तरीके से बहुत सारे चीजें हैं जो हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो हमें इसके बारे में देखना है। अगर हम बात करें कि अगर एक डाइपोल है तो उसका नेट चार्ज कितना होगा, तो क्या होगा? चूंकि हमने बताया कि सेम होगा, इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस होंगे, नतीजा क्या होगा कि उनके जो सम करेंगे वो हमारा क्या होगा? 0 होगा। तो चलिए इसका अब हम लोग डेफिनेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। कहता है कि an electric dipole is a pair of equal and opposite point charges minus q and q separated by a distance 2a. By convention, the direction from minus q to q is said to be the direction of the dipole. Midpoint of line joining the charges is called the center of the dipole. The total charge on the electric dipole is 0 as q net is equal to q plus minus q equal to 0. अब हमने क्या बोला कि नेट चार्ज तो हमारा 0 है, मगर जब इससे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात करेंगे तो हर जगह पे वो 0 नहीं होगा, बहुत जगहों पे वो क्या होगा? नॉन जीरो होगा। सवाल उठता है नॉन जीरो क्यों होगा? तो प्रीवियसली हम लोगों ने कूलम्स लॉ को पढ़ रखा है, जिसमें हमने देखा था कि जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस चेंज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फोर्स, चूंकि फोर्स की बातें करते हैं, अलग अलग आर पे फोर्स हमारा क्या होगा? अलग अलग होगा। तो यहां पर हमने क्या देखा कि सिंस चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नॉन जीरो। कुछ जगहों पे वो 0 हो सकते हैं बट हर जगह पे वो 0 नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रखना है। तो आप इसका एक डायग्राम देख सकते हैं कि माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, इन दोनों का डिस्टेंस का क्या लिया हमने? 2a ले लिया। इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ द डाइपोल। एग्जांपल H2O, HCl, NH3, CO। अब आप इसमें गौर कीजिए, ये सारे के सारे पोलर हैं और ये जो है नॉन पोलर है। चलिए अब इसके हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे ये पोलर है, कैसे ये नॉन पोलर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। कहता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is equal to product of the magnitude of either charge and distance between them। तो अभी हमने डायग्राम देखा था, तो डायग्राम को रिफर करके देखेंगे कि P का वैल्यू जो होगा Q इंटू 2a के बराबर होगा। चूंकि हमने बताया कि इसमें हमने डायरेक्शन भी असाइन करना है फ्रॉम माइनस टू प्लस, तो इसी को हम वेक्टोरियली भी लिख सकते हैं। P वेक्टर इज इक्वल टू Q टाइम्स 2a वेक्टर। अब देख सकते हैं ये माइनस से प्लस की तरफ है। अब आप देखिए Q जो है हमारा चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करें तो ये हो जाएगा कूलम, और 2a जो है डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका हो जाएगा मीटर। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का SI यूनिट जो है कूलम मीटर हो गया। साथ ही साथ अगर हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो वैल्यू होगा m⁻0 L1 A1 T1। अब यहां पे एक बात उठती है कि क्या हम किसी भी
ऑब्जेक्ट या कोई भी मैटर का डाइपोल मोमेंट को फिक्स करके उसके साइज को छोटा कर सकते हैं क्या? कहने का मतलब Q इंटू 2a, Q इंटू 2a को कांस्टेंट रखना है। तो जैसे जैसे आप Q का वैल्यू को बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे 2a का वैल्यू छोटा होता चला जाएगा। तब उस केस में करीब करीब वो दोनों चार्ज एक दूसरे को टच करेंगे, तब उस केस को हम कहते हैं आइडियल डाइपोल। तो देखिए कि इफ चार्ज Q गेट्स लार्जर एंड डिस्टेंस 2a गेट्स स्मॉलर, वी गेट आइडियल डाइपोल और पॉइंट डाइपोल। सो आइडियल डाइपोल is the smallest dipole having almost no size। ठीक है, हमने थोड़ी देर पहले पोलर एंड नॉन पोलर डाइपोल के बारे में बात किया था। तो किसे कहेंगे पोलर डाइपोल और किसे बोलेंगे नॉन पोलर? तो कहता है कि जिस केस में अगर हमारा -q और +q जो भी चार्ज है, अगर इनका सेंटर ऑफ मास अगर आपस में कॉन्साइड कर जाए प्लस और माइनस, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला कि अगर सेंटर ऑफ मास ऑफ -q एज वेल एज +q आपस में अगर एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर जाए, यानी उनके बीच का जो डिस्टेंस 2a है वो 0 हो जाए, तब उस केस में क्या होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा वो 0 हो जाएगा। तब वैसे केस को हम क्या कहेंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से पोलर की बात करें तो इस केस में क्या होगा कि -q और +q के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस बना ही रहेगा। मतलब ये दोनों आपस में अगल बगल तो रहेंगे मगर थोड़ी दूरी पे रहेंगे, यानी इसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहेगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला CO2 या फिर CH4, इसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास है और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास है वो दोनों आपस में कंसाइड करते रहते हैं। सवाल उठता है कि तब अगर हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डालते हैं तब वो क्या होता है? बाय इंडक्शन थोड़ा सा इलोंगेट हो जाता है और तब उसमें क्या होता है और उसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाता है। ठीक है, आइडियली अगर हम बात करें कोई भी, तो स्पेस में कुछ इस तरीका से वो सारे का सारे ओरिएंटेशन रहते हैं जिसके चलते जो नेट जो होता है डाइपोल मोमेंट इन जनरल हमारा क्या होता है? 0 हो जाता है। लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डालते हैं तो इन सब का अलाइनमेंट एक तरफ होने की चेष्टा करता है। आप देख सकते हैं इस तरीका से वो क्या होते हैं? रेगुलराइज हो जाते हैं, यानी जो भी हमारे जो इरेगुलर जिनकी ओरिएंटेशन होती है वो सारे के सारे अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इनका ओरिएंटेशन होने लगता है। यानी आप देख सकते हैं जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है P का डायरेक्शन भी हमारा उधर ही होने लगता है, चाहे वो हमारा पोलर रहे तो या नॉन पोलर रहे तो। पोलर अगर पहले से है तो केवल अलाइनमेंट चेंज होगा, नॉन पोलर है तो उसमें क्या होगा? इलोंगेशन होगा, थोड़ा सा खींचेगा वो मॉलिक्यूल, उसके बाद उसका अलाइनमेंट होगा। मगर दोनों ही केस में फाइनली क्या होगा? कुछ इस तरीका से काम होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पे डिफरेंट पॉइंट्स को पहले देखते हैं जहां हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो चलिए अब हम कहते हैं कि मान लिया जाए कि ये हमारा कोई भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। चलिए मैं इसे थोड़ा बड़ा बना ले रहा हूं और इसको आगे की तरफ इलोंगेट कर रहे हैं। तो अगर ये -q है, ये q या +q जो कहना है कह लीजिए, तो कहता है -q से +q की तरफ जब आप जोड़ते हैं तो इसी लाइन को आप आगे की तरफ बढ़ा ले जाएंगे तो इसको नाम देंगे एक्सिस ऑफ द डाइपोल। और यहां पर कोई भी एक पॉइंट अगर आप लीजिएगा इसको नाम दीजिएगा एक्सियल पॉइंट या एंड ऑन पोजीशन या पॉइंट। उसी तरीका से अगर आप यहां पे एक राइट बाइसेक्टर ले लीजिए,
या इक्वाटोरियल प्लेन ले लीजिए और उससे अगर कोई पॉइंट लीजिएगा तो नाम बोलेंगे पॉइंट ऑन इक्वाटोरियल प्लेन या इक्वाटोरियल लाइन भी कह सकते हैं। और इसी का दूसरा नाम है ब्रॉडसाइड ऑन पोजीशन या पॉइंट। और इन दोनों के अलावा अगर आप कोई पॉइंट लेते हैं उसको आप नाम देते हैं जनरल पॉइंट। तो हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन इन सारे 3 पॉइंट्स पे, यानी आप नाम दे सकते हैं एक्सियल पॉइंट, ब्रॉड साइड पॉइंट एंड जनरल पॉइंट, इन तीनों पे हम लोगों को बारी बारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट या पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग कैसे होगा। अगर ये माइनस क्यू है, यहां से लेके चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और यहां पे है पॉइंट, मान लिया जाए हमारा पॉइंट ए, जहां पर कि हमने निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चीज ध्यान देना है कि जो भी डिस्टेंस वगैरह का मेजरमेंट होगा वो सारा का सारा सेंटर ऑफ द डाइपोल से होगा। तो चलिए सेंटर ऑफ द डाइपोल की बात करें, कहां होगा, ये यहां होगा। टोटल लेंथ हमारी हमने बताया कितनी होती है, 2a, तो यहां से इसकी दूरी a हो जाएगी और जिस पॉइंट पे निकालना है उसकी दूरी r हो जाएगी। तो चलिए देखिए क्या होता है। जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे हमने क्या बताया था कि एक टेस्ट चार्ज, एक छोटा सा चार्ज को वहां प्लेस करते हैं, जो कि प्रैक्टिकली क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। तो चलिए अगर हम डालते हैं यहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो पहले देखते हैं ये क्या करेगा, इससे इसकी दूरी कम है, नजदीकियां है ज्यादा, ये इसको ज्यादा ढकेलेगा। तो आप इसको कह सकते हैं यह E प्लस जो है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, मान लिया जाए। उसी तरीका से माइनस वाला के चलते आप देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरीका से होगा। आप देख सकते हैं कि E प्लस का वैल्यू ज्यादा बड़ा है, E माइनस का वैल्यू छोटा है। क्यों? तो यहां पे आप डिस्टेंस देखिए, यहां से इसकी डिस्टेंस -4 से डिस्टेंस इसकी ज्यादा है, नतीजा क्या होगा, कमजोर होगा वो। तो अगर अब हम कहते हैं कि लेट E प्लस एंड E माइनस बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रेस्पेक्टिवली, तो क्या पाएंगे, E प्लस का वैल्यू जो होगा कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, आप यहां नामकरण कर सकते हैं, यह मान लीजिए B है, यह है C है, तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू जो है BA के स्क्वायर के बराबर है। तो ये BA हमारा कितना है, तो लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई BA जो है वो है R माइनस A के स्क्वायर के बराबर। आप देख सकते हैं इसका डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स राइट, ठीक। उसी तरीका से अगर हम E माइनस की बात करें तो वैल्यू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई CA का होल स्क्वायर, वैल्यू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई R प्लस A का होल स्क्वायर। ये किधर होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट।
अब ध्यान दीजिए, हमने यहां पर इन दोनों का मैग्नीट्यूड ले रखा है और डायरेक्शन के लिए साइड में हमने लिख रखा है। अगर ये वेक्टर इक्वेशन लिखा होता तो यहां पे हमें माइनस लिखना होता। खैर, हम यहां स्केलरली डील कर रहे हैं तो हमने साइड में लिख रखा है। तो चलिए, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, ई नेट की बात करें, तो ये हमारा कितना है, वैल्यू मिलेगा ई प्लस माइनस ई माइनस। क्यों? तो बड़ा में से छोटे को घटाएंगे तो जो नेट है वो टूवर्ड्स राइट मिलेगा। अब देख सकते हैं दोनों में 1/4πε0 क्यूब 1/4πε0 कॉमन है, इसको हम बाहर ले लेते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगा, q/4πε0 1/r माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/r + a होल स्क्वायर। अब देख सकते हैं q टाइम्स 4πε0, जब आप एलसीएम लेंगे तो r² माइनस a² होल स्क्वायर होगा। अब देखिए माइनस वाला है, प्लस आगे ले लीजिए, वो r + a का होल स्क्वायर माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर। तो अगले स्टेप में हमारा वैल्यू क्या होगा, 1/4πε0। आप इसको एक्सपेंशन करिए, r² a² प्लस 2ra माइनस r² माइनस a² माइनस माइनस प्लस 2ra डिवाइडेड बाई r² माइनस a² होल स्क्वायर। देखिए कुछ कटेगा तो ओवरऑल वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा देखिए, q/4πε0 इंटू 4ra डिवाइडेड बाई r² माइनस a² होल स्क्वायर। अब हम इसको क्या करते हैं, यहां पे रीअरेंज करते हैं डाइपोल मोमेंट के टर्म में। तो आइए देखिए क्या हो सकता है, 1/4πε0 2 टाइम्स q इंटू 2a बाई r² माइनस a² होल स्क्वायर। अब देखिए 2 इंटू 2 जो है वो 4 दे रहा है, ठीक है, यानी आप लिख सकते हैं ये 1/4πε0 2 टाइम्स p इंटू r बाई r² माइनस a² होल स्क्वायर के बराबर हुआ। इसको ठीक से देखिए, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। E प्लस किसके चलते, प्लस चार्ज के चलते, E माइनस किसके चलते, माइनस चार्ज के चलते। चूंकि जो नजदीक है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा बड़ा होगा, जो दूर है उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। चूंकि दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, हमने इसे जोड़ना है तो क्या होगा, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, जो आया सो वैल्यू, ठीक है। सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए, तो अब हम कहते हैं, अब इसी को आगे बढ़ाते हैं तो देखिए क्या होगा। तब ये हो जाएगा, ई नेट का वैल्यू जो है हो जाएगा 1/4πε0 2 इंटू पी इंटू आर बाई आर का पावर 4। कब, यदि अगर हम ले ले r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तब उस केस में क्या होगा कि r माइनस ए ऑलमोस्ट इक्वल टू r होगा। तब उस केस में क्या होगा, r² माइनस a²। तो ये जो वैल्यू हो जाएगा वो r का पावर 2 का पावर 2 r का पावर 4 के बराबर होता हुआ नजर आएगा। अब देख सकते हैं यहां ये काटेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, 1/4πε0 2 इंटू पी बाई r³। यानी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के प्रोपोर्शनल नहीं होकर के 1/r³ के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और इसी को अगर हम वेक्टोरियली लिखते हैं तो ई नेट जो है हमारा हो जाएगा 1/4πε0 2p बाई r³। आप देख सकते हैं कि ये हमारा कैसे हुआ, ई नेट इज इक्वल टू 1/4πε0 2p बाई r³। ये हमारा एक कंडीशन के साथ हुआ, ठीक है।
तो यानी आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी उधर ही है जिधर हमारा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। कहने का तात्पर्य हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लेफ्ट टू राइट ही, यानी इस बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो है हमको कुछ इसी डायरेक्शन में मिलेगा। अगर सेम इस पॉइंट ए को यहां से उठा करके अगर आप इधर भी लाते तो उल्टा केस होता, ये फोर्स बड़ा हो जाता, ये छोटा हो जाता, तो भी नेट जो है लेफ्ट टू राइट ही मिलता। तो कहीं भी आप लीजिए किसी तरफ, या इधर लेफ्ट या राइट की तरफ लीजिए, दोनों ही केस में आपको क्या होगा, डायरेक्शन में अंतर नहीं होगा। ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू डाइपोल एट द इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन के किसी भी पॉइंट यानी ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो चलिए अब इसको देखते हैं कैसे होगा। तो ये डायग्राम अगर आप बनाते हैं, देखिए ये हमारा सेंटर ऑफ द डाइपोल हुआ, ये है O, मान लीजिए पॉइंट B, पॉइंट C, यहां से इसकी डिस्टेंस है A, यहां से इसकी डिस्टेंस है A, अगर हमने यहां पर -q और यहां पर +q ले रखा है और मान लीजिए पॉइंट A पर हमें निकालना है नेट फील्ड, तो आप देखिए हमने पहले भी आपको बता रखा है कि जिस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पर हम क्या प्लेस करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या जिसे कहते हैं टेस्ट चार्ज। तो देखिए पॉइंट ए पर हम एक टेस्ट चार्ज को प्लेस करेंगे तो पाएंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज इसको इधर की तरफ ढकेल रहा है, यानी आप इसको कह सकते हैं ये E+, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। उसी प्रकार से ये माइनस वाला जो है इसको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा E-। सेंटर से चूंकि हमने बोला था सारा डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये हो गया R। तो अब अगर आपसे बात किया जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC, तो यू कैन से इट इज इक्वल टू √R² प्लस A²। सिमिलरली ये भी उतना ही होगा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे कि मान लिया जाए हमारा यह एंगल अगर थीटा है तो इसी E+ को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। उसी प्रकार से चूंकि ये दोनों डिस्टेंस आपस में सेम है तो ये भी आपको थीटा होगा। तो ये अगर थीटा है तो ये ऊपर वाला भी थीटा है, यानी आप क्या हो गया, थीटा हो गया। तो E+ का अगर हम ले इधर तो ये वैल्यू हो जाएगा E+ sin थीटा। उसी तरीका से इस E- वाले को रिजॉल्व करें तो ये हो जाएगा E- sin थीटा, जबकि इसी E का इस तरफ लेफ्ट की तरफ हमको वैल्यू मिलेगा E+ cos थीटा, और इस E- का रिजोल्यूशन भी मिलेगा E- cos थीटा। अब ध्यान दीजिए इस चीज को, हमने क्या किया, E+ यानी E+ को रिजॉल्व किया दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जिसमें थीटा होता है उसमें कॉस होगा, जिसमें नहीं होता है साइन होगा। तो आप देख सकते हैं E+ sin थीटा ऊपर, E- वाले का E- sin थीटा नीचे, और कॉस वाले दोनों टर्म एक तरफ। चूंकि आप देख सकते हैं कि चार्जेस का कॉम्बिनेशन सेम है, दोनों चार्ज -q और +q का मैग्नीट्यूड सेम है, केवल नेचर अंतर है। नतीजा क्या होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ E+ जो है बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ E-। कहने का मतलब E+ का वैल्यू जो है E- के बराबर है।
सो देयरफॉर अगर दोनों तरफ साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई प्लस साइन थीटा जो है बराबर है ई माइनस साइन थीटा का। नतीजा आप क्या पाएंगे कि ई प्लस साइन थीटा और ई माइनस साइन थीटा जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो जो नेट फील्ड बचेगा, तो नेट फील्ड जो बचेगा हमको वो क्या बचेगा, ई प्लस कॉस थीटा प्लस ई माइनस कॉस थीटा। आप देख सकते हैं दोनों का चूंकि मैग्नीट्यूड सेम है, अब देख सकते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, आप सिंपली कह सकते हैं 2 टाइम्स ई प्लस कॉस थीटा के बराबर होगा। तो आइए अब इसका वैल्यू को लिखते हैं। तो वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, प्लस वाले की बात करें तो हो जाएगा AC का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। आप देख सकते हैं वैल्यू होगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू AC, मतलब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। अच्छा, इसी डायग्राम में अगर आप कॉस थीटा को देखते हैं, इसी ट्राइंगल AOC में अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो होगा बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी हो जाएगा वैल्यू हमारा A डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। आप देख सकते हैं यहां पे इसकी पावर 1, इसकी 2 और स्क्वायर रूट, तो वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू ए बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। या आप पहले आप ऐसे भी कह सकते हैं, एक स्टेप में बढ़ा देता हूं इसका, कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट का पावर 3। तो चूंकि स्क्वायर रूट है तो पावर 1/2 है, तो लिख देंगे। ठीक है, अब इसी 2 को यहां रीअरेंज किया जाए, वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2a बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। और हम और आप जानते हैं q इंटू 2a वो तो p के बराबर होता है, तो वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। और वंस अगेन अगर स्पेशल केस ले कि इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, मतलब ये जो है डाइपोल मोमेंट या डाइपोल से काफी ज्यादा दूरी पे है, तब उस केस में क्या होगा कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा किसना, आर स्क्वायर का। सो देयरफॉर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 जो है ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर 3/2, 2 कटेगा, ये बराबर हो जाएगा कितना, आर क्यूब का। तो ये आपका ई जो है नेट जो है यहां मिलता हुआ नजर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब। यानी अब आप यहां पे इसको इन वेक्टर नोटेशन की बात करें तो मिलेगा ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस p बाई आर क्यूब। अब सवाल उठता है यहां माइनस क्यों आया, यहां पर माइनस क्यों आया, तो ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो p वेक्टर है वो माइनस से प्लस की तरफ इधर जा रहा है, जबकि यहां पर नेट फील्ड किधर को जा रहा है, आप देख सकते हैं ये इसके उल्टा जा रहा है। ध्यान दीजिए, p वेक्टर इधर है, नेट फील्ड इधर है, तो ये दोनों एक दूसरे का तो उल्टा है ना, तो उल्टा है, नतीजा क्या होगा, p वेक्टर के साथ माइनस लग गया। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। अगर हम बात करें E एक्सियल बाई E इक्वेटोरियल, क्या पाएंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब। बाकी तो सब कट जाएगा, आप क्या पाएंगे कि E एक्सियल जो है वो बराबर होगा, p से p काट दीजिए,
2 टाइम्स ई इक्वाटोरियल। यानी जो एक्सियल पॉइंट या एंड ऑन पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ब्रॉड ऑन वाले पोजीशन से क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल at general point। अब मान लीजिए कि ये हमारा है -q, ये है +q, और ये हमारा डाइपोल मोमेंट है p वेक्टर, जो कि हमारा -4q से +q की तरफ जा रहा है। अगर हम कहते हैं कि ये इसने यहां थीटा बनाया, तो हम इसे दो हिस्सों में रिजॉल्व करेंगे। आप देख लीजिए, अगर ये हमारा p वेक्टर है डाइपोल मोमेंट, तब हम क्या करेंगे, जनरल पॉइंट, अगर मान लीजिए पॉइंट ए है हमारा जनरल पॉइंट, तो जनरल पॉइंट पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस p का पहले तो रिजोल्यूशन लेंगे। पहली बार एक p का लेंगे रिजोल्यूशन इस थीटा के अलोंग, मान लिया जाए यह है हमारा P1, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, P cos थीटा। क्यों भाई, तो थीटा जुड़ा हुआ है ना। और इसी P का एक हम दूसरा हिस्सा लेंगे जो इस लाल वाले के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। यह है मान लीजिए P2, जो कि वैल्यू है P sin थीटा। अब देख लीजिए, हमने क्या किया, इस P को दो हिस्सों में रिजॉल्व किया, एक अलोंग इस R के अलोंग किया, वैल्यू मिला हमको कितना, P1, और दूसरा क्या किया, इस R के परपेंडिकुलर ले लिया, मान लिया जाए वो है कितना, P2। ठीक है, तो देखिए आप पाएंगे कि इस P1 के लिए पॉइंट A जो है वो एंड ऑन पोजीशन है। नतीजा क्या होगा, इधर जो आएगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड E1 आएगा। उसी प्रकार से P2 के लिए, यानी इस P का वो कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर है R के ऊपर, तो वो है वैल्यू हमको कितना, तो देखिए P2। तो इसके लिए ये ब्रॉडन पोजीशन है, तो ब्रॉडन में तो जस्ट इसका उल्टा होगा ना, तो ये हो जाएगा E2। E2 को थोड़ा छोटा कीजिए, क्योंकि ब्रॉडन में तो छोटा होता है। ठीक है, तो अब हमको जो नेट फील्ड जो मिलेगा, इन दोनों का वेक्टर सम मिलेगा। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, हमने क्या बोला कि जो P वेक्टर जो दिया हुआ है, जो कि हमको डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, डाइपोल के चलते -q +q वाले के चलते, मान लीजिए वो P है, तो इसको हमने रिजॉल्व किया एक बार R की तरफ, क्योंकि ये हमारा A जो है जनरल पॉइंट है, और दूसरा एक इसके परपेंडिकुलर, यानी एक हमने इसका परपेंडिकुलर ले रखा है। ठीक है, देखने में अगर दिक्कत हो रही है तो चलिए एक बार फिर से इसको बना दूं मैं। यस, ठीक है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि
In order to find electric field at general point, first of all we resolve P vector into two mutually perpendicular direction. First P cos theta along R and second P sin theta perpendicular to R. Okay, so अगर हम कहते हैं कि let E1 be the magnitude of electric field due to P1 is equal to P cos theta, कहता है कि as it is at its end on position या axial point, सो E1 का वैल्यू जो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम्स P1 बाई आर क्यूब होगा। यहां मैं याद दिला दूं कि R जो है बहुत बड़ा है किससे, A से। अब देख सकते हैं ये वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू पी कॉस थीटा बाई आर क्यूब। और उसी तरीका से अगर हम कहते हैं कि लेट E2 be the magnitude of electric field due to P2 बराबर P sin theta, तो कहता है कि as it is at its equatorial position, पॉइंट ए जो है इक्वाटोरियल पोजीशन पे है, किसके लिए, P2 के लिए। तो यहां पर वैल्यू जो है E2 का वैल्यू जो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P2 बाई आर क्यूब, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा बाई आर क्यूब। सो अगर E नेट की बात करें तो वैल्यू हो जाएगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो दोनों को वेक्टोरियली जोड़िए। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो आइए E नेट की बात करें। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट E1 का स्क्वायर E2 के स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स E1 E2 cos 90 होगा। भाई cos 90 तो हमारा 0 होता है ना, तो गायब हो गया, तो बचा कितना, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, आप सिंपली कह सकते हैं E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा का बाई आर क्यूब होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा बाई आर क्यूब होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या चीज कॉमन है, P 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर क्यूब। अब गौर कीजिए यहां पर इसका स्क्वायर है, फिर इसका स्क्वायर रूट है। आप सिंपली क्या ले सकते हैं, P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाहर ले जा सकते हैं। वैल्यू क्या हो जाएगा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो वैल्यू क्या होगा P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप ऐसा कीजिए, एक cos स्क्वायर थीटा इसे दे दीजिए, क्या होगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस एक cos स्क्वायर थीटा इसको दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो ये जो है आपको ई नेट मैग्नीट्यूड जो है ई नेट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। आप देख सकते हैं काफी आसान है, एक बार खाली रेजोल्यूशन ढंग से आप सीख लीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक से देख लीजिए।
अभी जो हमने जो डायग्राम बनाया, अब उसमें अगर एक आपसे डायरेक्शन अगर पूछा जाए, अभी हमने देखा था ये था E1, ये था E2 और ये था हमारा नेट फील्ड। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये अल्फा यहां कितना होगा तो क्या जवाब होगा हमारा? तो आप देखिए, अगर हम कहते हैं कि इफ अल्फा बी द एंगल मेड बाय ई नेट विथ E1, तो वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा? tan अल्फा का वैल्यू हो जाएगा E2 बाई E1, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा बाई R क्यूब बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P cos थीटा बाई R क्यूब। अब देख सकते हैं बहुत सारी चीजें कट जाएंगी हमारी, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? सॉरी, दिस इज tan अल्फा। तो tan अल्फा का वैल्यू जो है हो जाएगा 1/2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी tan अल्फा का जो वैल्यू है 1/2 tan थीटा के बराबर होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक है डायपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम क्या करेंगे कि किसी भी डायपोल को एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल के रखेंगे और देखेंगे क्या होता है। हम और आप पहले ही जान चुके हैं कि जो नेट चार्ज होता है किसी भी डायपोल पे वो तो जीरो होता है, तो इसमें भी आपको नेट चार्ज जीरो होगा क्योंकि -q और +q जोड़ देंगे जीरो होगा। लेकिन अगर मान लिया जाए यहां पे प्रेजेंटली अगर हम कहते हैं कि मान लीजिए एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और इसमें हमने एक डायपोल को प्लेस कर दिया जिसका कि डायपोल लेंथ 2a है और इसका डायपोल मोमेंट जो है वो p वेक्टर है। ठीक है, तो देखिए निगेटिव चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा उसके ऊपर फोर्स लगेगा, क्योंकि फोर्स जो होता है वो तो Q इंटू E होता है, तो Q यहां खुद ही निगेटिव है, नतीजा इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा लगेगा। साथ ही साथ पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, तो आप देख सकते हैं ऊपर लगेगा। तो अगर आप फोर्सेस की भी बात करें तो यहां फोर्स मिलेगा -QE, यहां फोर्स मिलेगा QE। वंस अगेन, जैसा कि अभी आपने देखा कि नेट चार्ज जीरो था, आप यहां पाएंगे कि नेट फोर्स भी आपका जीरो है, लेकिन ये आपका अभी पार्शियल इक्विलिब्रियम है। क्यों? तो यहां पर अभी भी आपको सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है, नतीजा ये पार्शियल इक्विलिब्रियम का केस होगा जिसमें फोर्स तो जीरो है पर टॉर्क नॉन जीरो है। नतीजा क्या होगा? आप देखिए, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स जो है यहां नीचे, यहां पे क्या है? ऊपर। आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में, आप ऐसे इसको रखिए, ये ऊपर रखिए, अगर ये दोनों फोर्सेस यहां अगर साथ में रहते, लाइन ऑफ एक्शन सेम रहता और अगर फोर्सेस इक्वल रहते तो क्या होता? 100% वो इक्विलिब्रियम का केस होता, लेकिन यहां नहीं हो पाएगा। क्यों? कि फोर्स तो जीरो है, लेकिन चूंकि लाइन ऑफ एक्शन अंतर है, अब देख सकते हैं ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, इसमें टेंडेंसी होगा रोटेशन का, यानी आप पाएंगे कुछ इस तरीका से इसमें टेंडेंसी होगा रोटेट करने का। तो अगर हम देखें इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन, ये जो फोर्स है, जो फोर्स नीचे की तरफ इधर लगाइए, इसको ऊपर की तरफ एक्सटेंड कीजिए, तो जो लाइन ऑफ एक्शन है जो फोर्स का, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको कितना है? AC है। अगर इसका डायपोल लेंथ 2a है और अगर इसने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा बना रखा तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो आप क्या पाएंगे कि जिसमें थीटा जुड़ा होता है उसमें कॉस होता है, जिसमें नहीं होता है उसमें साइन। तो आप यहां क्या पाएंगे कि AC का वैल्यू जो है
2a sin थीटा के बराबर है। मतलब सिंपली आप कह सकते हैं AB sin थीटा जो है वो हमारा AC के बराबर है। तो आइए हम देख सकते हैं कि अब इसमें रोटेशन का टेंडेंसी है, यानी रोटेशन होगा किसके चलते? टॉर्क के चलते। तो टॉर्क जो होता है वो सीधा सीधा क्या है? मोमेंट ऑफ कपल है। कपल वर्ड क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि यहाँ दो फोर्सेस है, पेयर है फोर्सेस का, एक नीचे एक ऊपर। तो आप देख सकते हैं टॉर्क जो है मोमेंट ऑफ कपल यानी फोर्स इंटू आर्म ऑफ कपल यानी F इंटू AC। तो फोर्स की जब हम बातें करेंगे तो दोनों में से कोई एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लीजिए विच इज इक्वल टू कितना? QE। तो QE इंटू 2a sin थीटा। अब आप इसको रीअरेंज कीजिए, Q और 2a को एक साथ ले लीजिए तो मिलेगा Q इंटू 2a E sin थीटा। पर अभी हम लोगों ने देखा कि Q इंटू 2a का वैल्यू कितना है? P के बराबर है। तो वैल्यू जो है टाउ का जो मैग्नीट्यूड आ गया वो PE sin थीटा के बराबर आ गया। अब इसमें जब भी रोटेशन होगा ये राइट हैंड कर्ल रूल को ये फॉलो करेगा। तो आप इसी को लिख सकते हैं वेक्टोरियली टाउ वेक्टर इज इक्वल टू P क्रॉस E। ठीक है, इसका एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है आज की तारीख में हमारे जिंदगी में। आपने माइक्रोवेव ओवन का नाम सुना होगा, तो आपको मालूम होगा कि ये माइक्रोवेव ओवन में कोई भी खाना आप या तो बहुत जल्दी पका सकते हैं या फिर चाहे तो आप उसको बहुत ही जल्दी गर्म कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने शुरुआत में देखा था कि एक पोलर मॉलिक्यूल यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कि परमानेंट डाइपोल मोमेंट है जो कि वाटर का है 6.2 इंटू 10 का पावर -30 कूलम मीटर, काफी बड़ा वैल्यू है। एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट उसमें होता है। तो जब हम उसको हम और आप जो भी खाना खाते हैं तो उसमें पानी जरूर रहता है। वैसे भी बचपन से हम लोगों ने सुन रखा है कि जल है जीवन है, जहां जल होगा वहां जीवन होगा, यानी बगैर जल का जीवन का कल्पना तो है नहीं। तो चाहे हम भोजन बनाए, भोजन करें या जो भी करें, पानी उसमें तो जरूर होता है। तो अगर हम माइक्रोवेव ओवन में वापस आते हैं, खाना पकाना हो या पका हुआ खाना को गर्म करना हो तो कैसे होता है, कैसे काम करता है? तो यहां पर सेम टू सेम यही काम होगा। आप वहां क्या पाएंगे कि जो माइक्रोवेव जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जो कि 1 सेकंड में बहुत बार बिलियन टाइम्स वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को चेंज कराते रहता है। क्या होगा उसके चलते? कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते इस पे टॉर्क लगना शुरू हुआ। तो जब एक तरफ को टॉर्क लगा तो एक वाटर मॉलिक्यूल अगर घूमा तो वैसे वैसे एक छोटे से सैंपल में तो बहुत सारे अनगिनत वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, सब घूमा, सब एक दूसरे के साथ घूमना शुरू किया और फ्रिक्शन एक दूसरे पे अप्लाई करना शुरू किया। और 1 सेकंड में हमने बोला कि काफी बार उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो बार बार वो चेंज होगा, तो बार बार वो फ्रिक्शन उस पर लगेगा और फ्रिक्शन के चलते क्या होगा? हीट जनरेट होगा। तो आप देख सकते हैं कि जब हम माइक्रोवेव ओवन में जब खाना पकाते हैं तो खाना ही खुद ब खुद गर्म होता है। उसका बर्तन जो हम लोग सेरामिक वगैरह का जो रखते हैं वो नहीं होता, क्योंकि उसमें इन जनरल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, काम उतना नहीं हो पाता। लेकिन वाटर जिसमें कि परमानेंट डाइपोल मोमेंट है वो लगातार वो गोल गोल घूमते रहता है और उसके ओरिएंटेशन सेंट्रल एक्सिस के अबाउट ओरिएंटेशन के चलते दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में फ्रिक्शन है, उस फ्रिक्शन के चलते क्या होगा? हीट जनरेट होगा, खाना हमारा गर्म हो जाता है। तो इसका काफी ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, अगर इसके अलावा अगर बोला जाए कि अगर ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में अगर रखा जाए तो क्या होगा? तो कहता है कि तब तो भाई नेट फोर्स भी लगेगा और साथ ही साथ टॉर्क भी लगेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म के चलते ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल किया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा तो फोर्सेस भी अनइक्वल होंगे, तो वो गोल गोल घूमते हुए वो मॉलिक्यूल जो होगा एक जगह से दूसरे जगह की तरफ जाएगा। ठीक है, इस चीज को देखने के लिए आप एनसीईआरटी को ढंग से एक बार पढ़ेंगे, कंसेप्ट्स काफी क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।